चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है में प्रस्तुत है संविधान दिवस पर विशेष कार्यक्रम। भाग ले रहे हैं संविधान के जानकार प्रोफेसर CBP श्रीवास्तव और कानूनी मामलों के जानकार आशीष पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार रवि पराशर। छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था। इसी वजह से इस दिन को 2015 में मोदी सरकार ने संविधान दिवस घोषित किया। इस मौके पर पुराने संसद भवन, जिसे अब संविधान सदन कहा जाता है, के केंद्रीय कक्ष में आज विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संविधान राष्ट्रीय पहचान की आधारशिला है। हमारा संविधान हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का ग्रंथ है। ये हमारी राष्ट्रीय पहचान का ग्रंथ है। ये कॉलोनियल माइंडसेट का परित्याग करके नेशनलिस्ट माइंडसेट के साथ देश को आगे बढ़ाने की मार्गदर्शक ग्रंथ है। इसी भावना के अनुरूप सामाजिक और तकनीकी बदलाव को ध्यान में रखते हुए न्याय की भावना पर आधारित भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया गया है। ऐसे अनेक प्रगतिशील वैधानिक सार्थक विमर्श के बाद पारित करने के लिए मैं संसद सदस्यों की मुक्त कंठ से सराहना करती हूँ। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि संविधान स्वतंत्रता संग्राम में शामिल लाखों देशवासियों के सामूहिक ज्ञान, बलिदान और सपनों का प्रतीक है। On this great day in 1949, our holy constitution was adopted by the Constituent Assembly of Independent Bharat. I extend my warm greetings to all my beloved Bharatvasis. Since 2015, we have started observing 26th November as the Constitution Day every year. संविधान दिवस। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संविधान के मार्गदर्शन में देश सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास की परिवर्तनकारी यात्रा पर अग्रसर है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के अवसर पर देश के नाम पत्र लिखकर 1949 में संविधान को ऐतिहासिक रूप से अंगीकार किए जाने का स्मरण किया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत साल 1946 के दिसंबर महीने में हुआ था। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने अब प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के माध्यम से इसका गठन किया। जुलाई और अगस्त 1946 में ब्रिटिश भारत की 296 सीटों के लिए चुनाव हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और आइए अब सुनते हैं संविधान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या विचार व्यक्त किए थे। The future constitution of India. I do not know what is the intention of the mover of the resolution, but I take it that it is a sort of, after this resolution is passed, it will act as a sort of a directive to the Constituent Assembly to frame the Constitution in terms of paragraph 3 of the resolution. What does paragraph 3 speak of? Paragraph 3 says that in this country there shall be two different sets of polity. One at the bottom, the autonomous provinces or the states, or such other areas as care to join a united India. और आइए अब सुनते हैं संविधान पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या विचार व्यक्त किए थे। I hope, sir, that we shall go ahead with our work in spite of all difficulties and thereby help to create that great India, which will be the motherland of not this community or that, not this class of it, but of every person, man, woman and child inhabiting in this great land, irrespective of race, caste, creed or community. Everyone to have an equal so that he or she can develop himself and herself according to the best talent and serve the great common motherland of the earth.
चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं संविधान निर्माण की यात्रा पर एक रिपोर्ट। स्वतंत्रता के बाद देश के समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न था एक ऐसे संविधान का निर्माण जो इतने विशाल और विविध देश को आपस में जोड़े रखे और आगे बढ़ने की दिशा दे। इसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया। ये सभा दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक लगभग 3 साल तक बैठकों में काम करती रही। कुल 11 सत्र हुए और 165 दिन तक गहन विचार विमर्श और बहस का दौर चला। संविधान सभा में देश के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग वर्गों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व था। मजदूर, किसान, महिलाएं, अल्पसंख्यक, सबकी आवाज वहां सुनी गई। अलग अलग विषयों पर 8 प्रमुख समितियां बनी। सबसे अहम थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने की। इसी समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसे धारा दर धारा पढ़कर संशोधित कर स्वीकार किया गया। संविधान सभा का मार्गदर्शन डॉक्टर B.R. आम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी महान विभूतियों ने किया। उन्होंने एक ऐसे ढांचे को तैयार किया जो हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करे और भारत जैसी विविधता से भरी भूमि को एक सूत्र में बांधकर रख सके। हमारे संविधान में प्रस्तावना ने भारत को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल मूल्य दिए। मौलिक अधिकारों ने नागरिकों को कानून के सामने समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भेदभाव से सुरक्षा जैसे बुनियादी अधिकार प्रदान किए। इसके संतुलन के लिए राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शिक्षा को बढ़ावा देने से लेकर सामाजिक आर्थिक असमानता कम करने तक सरकार के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य तय किए गए। संघीय ढांचे ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन बनाया ताकि एकता भी बनी रहे और क्षेत्रीय पहचान भी। संसदीय प्रणाली अपनाई गई जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। साथ ही स्वतंत्र न्यायपालिका, विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक बनाया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से पूरी तरह लागू हो गया। उसी दिन भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। मेघना बोस की रिपोर्ट के साथ मैं अतहर सईद। हमारे साथ बातचीत के लिए पटना से जुड़ रहे हैं संविधान विशेषज्ञ CBP श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्रीवास्तव जी, भारत का संविधान बनाने के लिए 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। इससे हमारा संविधान को विस्तृत, गहन, बहुआयामी दृष्टि मिली। आप क्या कहते हैं? ऐसा है कि हमने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन तो अवश्य किया था, लेकिन भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कहीं से कोई चीज हमने कॉपी नहीं की है उसकी, बल्कि हमने बहुत सारी संकल्पनाएं जो हैं वो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में जो विद्यमान रही हैं कालांतर में, उन्हीं को हमने विधिक भाषा देने के लिए विदेशों के संविधानों का अध्ययन किया था और उसको हमने अपने तरीके से, अपनी दशाओं के अनुरूप उसको हमने अपने संविधान में शामिल किया है। जी श्रीवास्तव जी, हम भारत के लोग से भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू हो रही है। ये सामूहिकता के सम्मान का उद्घोष है, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल है। और हम जो शब्द है, हम में हम सभी भारतीय शामिल होते हैं, जो सामूहिकता का द्योतक है। और यह हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है कि हम भारत के लोगों ने ही भारत के संविधान का निर्माण किया है। हम ही भारत के अभिभावक हैं और हमारे ही पास भारत की संप्रभुता निहित है। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है, भारत राष्ट्र का स्वाभिमान है। इस विचार पर आप क्या कहेंगे? मैं इसके लिए एक वाक्य बोलना चाहूंगा। आपने जो कहा कि प्रस्तावना में जो बात, मैं प्रस्तावना से ही एक बात कहना चाहूंगा यहाँ कि भारत की जो विशेषता है वो इस एक वाक्य से झलकती है जो मैं आपको बोलने वाला हूँ कि भारत राजनीतिक दृष्टि से उदारवादी राष्ट्र है, आर्थिक दृष्टि से समाजवादी है, सामाजिक दृष्टि से समतावादी है, सांस्कृतिक दृष्टि से पंथनिरपेक्ष है और धार्मिक एवं भाषाई रूप से सहिष्णु राष्ट्र है। और इतने गुणों वाले संविधान से ही यह सिद्ध होता है कि यह हमारा स्वाभिमान है और यह निश्चित रूप से संविधान निर्माताओं की एक अप्रतिम देन है हमारे लिए। भारतीय संविधान में सामाजिक नैतिक दायरे में सभी नागरिकों को हर तरह की समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। श्रीवास्तव जी, इसे जरा विस्तार से समझाइए। समानता जो हमारे संविधान में है वो 2 स्तरों पर है। एक प्रतिष्ठा की समानता है और एक अवसर की समानता है, जिसका स्पष्ट उल्लेख है प्रस्तावना में या उद्देशिका में। प्रतिष्ठा की समानता का अर्थ यह है कि समाज में किसी भी तरह की सोपानिक व्यवस्था, हायरार्कियल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए और हम सभी एक धरातल पर हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, किसी भी आधार पर हो। ये हमारी प्रतिष्ठा की समानता है।
अवसर की समानता यह कह रही है कि किसी भी आधार पर हम विभेद नहीं करेंगे और सभी को समान अवसर देंगे अपने जीवन में आगे बढ़ने का। दूसरी तरफ जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 19 है, उसमें 6 मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि प्रत्येक भारतीय को ऐसी स्वतंत्रता मिलेगी जिससे उसका जीवन यापन सरल होगा और जो उसके बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए पूरी तरह उपयुक्त और कारगर साबित होगा। इस रूप में समझा जा सकता है इनको। जी, आपने कहा कि मौलिक अधिकारों का संविधान में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, लेकिन साथ में नागरिकों के कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। तो क्या अधिकार ही केवल मांगने चाहिए नागरिकों को या उनको भी कुछ कर्तव्य है? उस बारे में उन्हें क्या करना चाहिए? अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो अधिकारों का संरक्षण स्वतः होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक व्यक्ति का अधिकार है तो दूसरे का कर्तव्य है। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य निर्वहन करता है तो सामने वाले के अधिकारों की रक्षा स्वतः हो जाती है। तो संविधान में अधिकार और कर्तव्य की एक बहुत ही अच्छी एकीकृत प्रणाली रखी गई है जो यह बताती है, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कि हमें शैक्षणिक मूल्य भी हैं संविधान में और हमें वह प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन अगर करेंगे तो दूसरों के अधिकारों की रक्षा तो होगी ही, और जब दूसरे भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो हमारे अधिकारों की भी रक्षा होगी। तो एक तरीके से अधिकार और कर्तव्य दोनों के प्रति जागरूक बनाने वाला कार्य कर रहा है संविधान हमारा। और अब बारी है संविधान के प्रमुख संशोधनों पर एक रिपोर्ट। हमारे लोकतांत्रिक सफर का आरंभिक और महत्वपूर्ण पड़ाव था साल 1951 में हुआ प्रथम संविधान संशोधन। इसने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए राज्यों को विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति दी। साथ ही इसने कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण की व्यवस्था को मजबूत किया। देश के इतिहास में साल 1976 में 42वां संशोधन एक व्यापक बदलाव लेकर आया, जिसने राज्य नीति के 3 अतिरिक्त निदेशक सिद्धांत जोड़े। इसके बाद साल 1978 में 44वें संविधान संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के वास्तविक कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष बहाल कर दिया और संसद तथा राज्य विधानमंडलों में कोरम की व्यवस्था को पूर्ववत रखा। राजनीतिक शुचिता के लिए 1985 में हुआ 52वां संविधान संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसने दल बदल के आधार पर संसद तथा विधानमंडलों के सदस्यों को अयोग्य ठहराने की व्यवस्था की और इसके लिए संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 21वीं सदी में भी संविधान गतिशील रहा। 86वें संशोधन ने अनुच्छेद 21 के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। 101वें संशोधन ने देश में वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया, जिससे एक राष्ट्र एक कर का सपना साकार हुआ। 103वें संशोधन के जरिए स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण लागू हुआ। 106वें संविधान संशोधन ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण सुनिश्चित किया। श्रेया पाठक की रिपोर्ट के साथ मुनीश शर्मा। भारतीय संविधान की एक सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि समय सापेक्ष इसमें बदलाव करने का बाकायदा एक विधान आर्टिकल 368 के तहत रखा गया है। ये व्यवस्था श्रीवास्तव जी संविधान में जो की गई है समय सापेक्ष बदलाव की, ये कितनी अच्छी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है और यह इसी कारण से एक शब्द लिया जाता है संविधान के बारे में कि यह एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। यह केवल एक दस्तावेज नहीं है बल्कि एक जीवंत प्रणाली है यह, और जैसा समय है, जैसा परिवेश है, उसके हिसाब से इसमें बदलाव करने की जो बात रखी गई है संविधान निर्माताओं द्वारा, वो निश्चित रूप से, जैसा आपने भी कहा, कि सबसे बड़ी खासियत में से एक है यह, और यह जीवंत बनाए रखती है संविधान को, इसमें कोई शक नहीं है। यही कारण है कि परिस्थितियां जितनी भी बदली हैं, खासतौर से पिछले 20-25 सालों में वैश्वीकरण के आने के बाद, तब इसके बावजूद भारत का संविधान उतना ही प्रासंगिक बना हुआ है जितना वो उसके पहले था। संविधान संशोधन के लिए बिल सिर्फ, ये आपको बता दूं, संसद में ही पेश किया जा सकता है, राज्य विधानसभाओं में नहीं। साल 2025 तक भारत के संविधान में कुल 106 संशोधन हो चुके हैं। हालांकि 2025 में 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर भी विचार हो रहा है। इसमें गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार नेताओं को पद से हटाने का प्रावधान है, लेकिन जब तक ये कानून नहीं बन जाता, संशोधनों की संख्या 106 ही कही जाएगी अभी। और सबसे बड़ा श्रीवास्तव जी संविधान संशोधन 1976 में
42वां संविधान संशोधन एक्ट था। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसी संशोधन के तहत प्रेम्बल में प्रस्तावना में संविधान की सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द भी जोड़े गए, जिनकी कोई विस्तृत व्याख्या नहीं की गई। इसे किस तरह से देखते हैं? इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा कि हमारे संविधान में 2 प्रावधान हैं, अनुच्छेद 39 बी और सी में, जिसमें यह लिखा है कि संसाधनों पर समुदाय का स्वामित्व होगा और राज्य जो है वह उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण पर रोक लगाएगा। ये दोनों प्रावधान समाजवादी सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए जब हमने समाजवादी शब्द जोड़ा था तो उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ी स्पष्ट रूप से। दूसरी तरफ अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में जो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार हैं, वो सभी व्यक्तियों को समान रूप से दिए गए हैं, जो सिद्ध करते हैं कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक सहिष्णुता या पंथ निरपेक्षता जो हमारी है वो धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित है, रिलीजियस टॉलरेंस है। इसलिए पंथ निरपेक्षता की भी परिभाषा की आवश्यकता नहीं थी उस तरीके से। तो हमने अपने प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उसको जोड़ा था। ये जरूर है कि 42वें संशोधन में लाया गया, लेकिन वह भारत की जो प्रकृति है वो समाजवादी पहले से भी है और पंथ निरपेक्ष चरित्र पहले से है उसका। श्रीवास्तव जी, संविधान में अब हिंदी की बात कर लेते हैं। संविधान में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने की बाकायदा एक व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन अभी तक ऐसा हो क्यों नहीं पाया? 15 साल की जो एक व्यवस्था थी अंग्रेजी को आगे करने की, उसके बाद हिंदी को बढ़ावा देने का काम क्यों नहीं हुआ? हिंदी को बढ़ावा देने की जहां तक बात है तो हिंदी हमारी राजभाषा है संघ की, और जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा है कि भारत भाषाई रूप से सहिष्णु राष्ट्र है, टॉलरेंट है लिंग्विस्टिकली, और हमने 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा है। इसलिए हमारा उद्देश्य यह है कि हम सभी ऐसी भाषाओं को मान्यता दें, संवैधानिक दर्जा दें और उनका विकास करें, न कि केवल किसी एक भाषा को वरीयता दें। लेकिन संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का जो प्रचार है वो हो रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ये अलग की बात है कि हम गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हम थोप नहीं सकते उसको, इसलिए ऐसा लगता है कि हमने हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान यह देना है कि भारत किसी एक भाषा का पक्षधर नहीं है, बल्कि बहुभाषी राष्ट्र होने के कारण या बहुसांस्कृतिक राष्ट्र होने के कारण सभी भाषाओं पर समान रूप से बल देने की बात कही है भारत संविधान ने खास तौर से। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी ही है। जी, वो इसलिए है कि अनुच्छेद 348 में अगर कोट करूं तो अनुच्छेद 348 में यह लिखा है कि विधेयकों, कानूनों और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी। उसमें एक तकनीकी बात जहां तक मेरी समझ है उसमें यह है कि अगर हम अंग्रेजी और हिंदी भाषा की तुलना करते हैं तो कानून की भाषा में जो सटीक शब्द होने चाहिए वो शायद अंग्रेजी में आसानी से उपलब्ध होते हैं। एक दूसरी क्या है कि हिंदी में अगर बिल्कुल सटीक शब्द की पहचान करते हैं तो वह कई बार बहुत क्लिष्ट हो जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा कि अगर यह लिखते हैं कि धन विधेयक राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे, अंग्रेजी में अगर यह लिखा जाए कि मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, उसको जब हम हिंदी में पढ़ते हैं संविधान में तो यह लिखा है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किए जाएंगे। तो पुनः स्थापना जो शब्द है वो थोड़ा सा क्लिष्ट होता है, इसलिए आम प्रैक्टिस में जो भाषा लाई जाती है न्यायालयों में उसमें अगर बहुत क्लिष्ट भाषा हो जाएगी तो शायद बहुत दिक्कत होगी। इसलिए अंग्रेजी में काम करके हाँ यह अवश्य होना चाहिए कि उसके बाद उसका अनुवाद अवश्य होना चाहिए हिंदी में, जो हो रहा है। मेरे ख्याल से बहुत सारे निर्णयों का अनुवाद कराया है सरकार ने और वो आसानी से हमारे तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जिससे कि हम हिंदी में भी वो निर्णय पढ़ सकते हैं। और अब बारी है एक रिपोर्ट की जो हमें बताएगी कि सर्वोच्च न्यायालय के वो प्रमुख फैसले कौन से हैं जिनसे भारतीय संविधान और सशक्त हुआ। यूं तो न्यायपालिका का काम विधायिका द्वारा निर्मित कानून के अनुसार विभिन्न विवादों का समाधान करना है, लेकिन समय समय पर न्यायपालिका कई जटिल और अस्पष्ट कानूनों की मौलिक व्याख्या भी करती है। 2019 का अयोध्या भूमि विवाद फैसला हो या 2016 में 3 तलाक को रद्द करना या फिर 2017 में नागरिकों को निजता का अधिकार देना, इन सभी मामलों के जरिए एक तरफ जहां सर्वोच्च न्यायालय ने सदियों से चली आ रही समस्याओं का हल दिया, वहीं 1960 के बेरूबारी यूनियन केस, 1975 के 39वें संविधान संशोधन की वैधानिकता से जुड़े मामलों की सुनवाई और 1994 के SR बोम्मई जैसे मामलों में
महत्वपूर्ण निर्णय देकर नागरिकों के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया। 1997 में विशाखा निर्णय ने भारतीय महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ी क्रांति की। वर्षों तक इस मुद्दे पर कानून बनाने में देरी होती रही, पर सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश जारी कर ये स्पष्ट किया कि महिलाओं की सुरक्षा, समानता और सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। बाद में 2013 का कानून भी इसी आधार पर बना। 1992 का इंदिरा साहनी केस भारत की सामाजिक न्याय प्रणाली की दिशा तय करने वाला साबित हुआ। पिछली सरकारों की नीतियों में स्पष्टता के अभाव के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने क्रीमी लेयर की अवधारणा दी और साथ ही आरक्षण की अधिकतम सीमा भी तय की, ताकि आरक्षण का लाभ सही वर्ग तक पहुंचे। ये फैसला आज भी सामाजिक न्याय में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में गिना जाता है। 1994 से पहले कई दशकों तक अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग होता रहा और राजनीतिक लाभ के लिए राज्य सरकारों को बर्खास्त किया जाता रहा। सर्वोच्च न्यायालय ने 1994 के SR बोम्मई केस के फैसले में साफ किया कि राष्ट्रपति शासन कोई राजनीतिक हथियार नहीं है। इसे संसद की मंजूरी और न्यायिक समीक्षा दोनों से गुजरना होगा। इस फैसले ने लोकतंत्र की नींव और मजबूत की। आपातकाल की अस्थिर दौर में 39वां संशोधन संसद से पारित होकर चुनाव पर न्यायिक समीक्षा को लगभग खत्म कर देता, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक ठहराते हुए साफ कहा कि भारत में चुनाव की पवित्रता और न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कोई संशोधन कमजोर नहीं कर सकता। यही मूल संरचना सिद्धांत आज भी लोकतंत्र की ढाल है। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ मैं आकर्षिता सिंह। आशीष जी, सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने का, संविधान की समीक्षा करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है। भारत के संविधान को लागू करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट को मिला ये अधिकार कितना महत्वपूर्ण है? अगर आम जनता को इस चीज को समझना है कि संविधान की व्याख्या के अधिकार से मतलब क्या है, बहुत ही अगर आप देखेंगे यूजुअली चर्चा में रहता है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। संविधान हमको राइट टू लाइफ देता है, जीवन का अधिकार देता है, लेकिन वो जीवन का अधिकार क्या है, अब इसको कैसे डिसाइड किया जाए? अगर आप देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सीरीज ऑफ जजमेंट्स हैं, जहां पर सबसे पहले आप ड्यू प्रोसेस से लेकर अगर आप देखें शिक्षा का अधिकार, अब इवन एनवायरमेंटल राइट्स भी उसमें ऐड हो रहे हैं। जीवन के हर एक स्टेप को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट केसेस में उस आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करते हुए ये माना कि ये सारे अधिकार कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ में आपका स्पीडी ट्रायल का अधिकार हो गया। ऐसे बहुत सारे अधिकारों की बात करी जा सकती है जो कि इस इंटरप्रिटेशन के कारण ही हमारी संवैधानिक व्यवस्था में आए हैं। आप इस चीज को फोकस में लाते हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पास ये संवैधानिक व्याख्या का अधिकार है और वो व्याख्या किस तरीके से काम करती है, तब आप पाते हैं ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में का एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। और शायद इस विशेषता की वजह से ही हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, जो कि हर एक जनरेशन की जो भी जरूरतें हैं, जो भी वर्तमान आवश्यकताएं हैं, उसको कहीं ना कहीं पूरा करता है। आशीष जी, सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ने हिंदी में शपथ लेकर एक इतिहास रचा है, लेकिन संविधान में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने की व्यवस्था शुरुआत में ही बनाई गई थी। 15 साल के लिए अंग्रेजी का वर्चस्व मंजूर किया गया था, माना गया था, लेकिन हिंदी के मामले में अभी तक कोई उल्लेखनीय प्रगति क्यों नहीं अभी तक हो पाई? आज ही हमारे सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन डे पर सेलिब्रेशन था और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई थी और उन्होंने अपना पूरा का पूरा स्पीच हिंदी में दिया। और संविधान के शुरुआती दिनों में भी ये कोशिश की गई कि पूरे भारत के स्तर पर कहीं ना कहीं एक राजभाषा के रूप में हिंदी को अडॉप्ट किया जाए। लेकिन ये भी एक हमारे देश की सच्चाई है कि हमारा देश विविधता से भरा देश है। इतनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं कि अगर आप देखें कि साउथ इंडियन अगर लैंग्वेजेस को देखें तो साउथ इंडिया में खुद ही अपने आप में 4-5 लैंग्वेजेस हैं। इसी तरीके से अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाते हैं तो हर स्टेट के साथ कहीं ना कहीं डायलेक्ट चेंज हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर अगर आप देखें, क्योंकि वहां पर मैटर्स पूरे देश से आते हैं, भारत का सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत का सुप्रीम कोर्ट है, वो किसी एक राज्य विशेष का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्मिटी की जरूरत है। अब अगर उपयोग के स्तर पर देखें तो आज भी ये एक तरीके से एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि भाषाई आधार पर राज्यों का
कहीं ना कहीं पुनर्गठन हुआ इस देश में, लेकिन फिर भी अगर पिछले कई सालों से देखें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये प्रयास रहा है कि जो डिफरेंट जजमेंट्स आते हैं उनका जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें ट्रांसलेटेड वर्जन उपलब्ध कराया जाए वादियों के लिए, जिससे कि एक जस्टिस टू ऑल की जो अवधारणा है संविधान में वो कहीं ना कहीं पूरी हो सके। लेकिन आपकी बात की ठीक है कि जिस हद तक हिंदी को बढ़ावा देने के लिए संविधान में शुरुआती दिनों में प्रयास किया गया था, शायद उस चीज को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके पीछे व्यवहारिक कारण ये है कि देश की विविधताओं का भी कहीं ना कहीं देश के नीति नियंताओं को ध्यान में रखना होता है। और आइए अब सुनते हैं एक रिपोर्ट बदलाव के 11 वर्षों पर कि कैसे मोदी सरकार ने अपनी नीतियों और निर्णयों से संविधान की मूल भावना को और सशक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में कई ऐतिहासिक शासन संबंधी संरचनात्मक सुधार हुए, जिन्होंने संघीय ढांचे, कर प्रणाली, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। इस अवधि में भारत बांग्लादेश सीमा समझौता, वस्तु और सेवा कर, पिछड़े वर्गों की संवैधानिक पहचान, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण तथा SC, ST, OBC आरक्षण व्यवस्था में जुड़े कई बड़े बदलाव हुए। 2018 में 102वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे OBC अधिकारों को नई मजबूती मिली। इन संशोधनों के अलावा मोदी सरकार ने कई बड़े कानूनी सुधार भी किए, जिन्होंने भारत की राजनीतिक संवैधानिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाला। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया जाना, जिसने जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति समाप्त करके राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित किया। उत्पल की रिपोर्ट के साथ मैं लवली निगम। तो श्रीवास्तव जी, इस दशक को संविधान के दृष्टिकोण से क्या बदलावों का दशक कह सकते हैं? बहुत हद तक कह सकते हैं, क्योंकि मौजूदा जो केंद्र सरकार है वह एक नीति पर कार्य कर रही है जिसको हम रूपांतरण की नीति कहते हैं। इसलिए हमने एक संस्था बनाई है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो रूपांतरण का चूंकि दौर है, जैसे एक उदाहरण है कि हम सहकारी संघवाद से प्रतिस्पर्धी संघवाद की तरफ जाना चाहते हैं, तो रूपांतरण के इस दौर में बहुत सारे परिवर्तनों की आवश्यकता होती है और यह एक तरह का विकासवाद है, इवोल्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, इस रूप में देख सकते हैं इसको। संविधान दिवस पर विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े संविधान विशेषज्ञ CBP श्रीवास्तव जी और आशीष पांडे जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते संविधान से जुड़े कुछ और तथ्य जान लीजिए। संविधान पूरी तरह हाथ से हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था, जो 2 मूल प्रतियां थी। बाद में इसे खूबसूरती से कैलीग्राफ भी किया गया। संविधान की हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रतियां प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखी थी। उन्होंने लगभग 6 महीनों में खास कैलीग्राफी स्टाइल में इसे तैयार किया। संविधान को आचार्य नंदलाल बोस ने सुंदर चित्रों से सजाया। प्रस्तावना पेज की सजावट उनके शिष्य राम मनोहर सिन्हा ने की थी। संविधान की मूल प्रति संसद की लाइब्रेरी में हीलियम भरे खास तरह के केस में रखी गई है और एक और मूल प्रति ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में भी है। भारत का संविधान कुल 251 पन्नों में लिखा गया। यह दुनिया के सबसे डिटेल्ड संविधानों में से एक माना जाता है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, शासन की संरचना और न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा शामिल है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के नियम संविधान में दिए गए हैं। अभी आप सुन रहे थे संविधान दिवस पर विशेष कार्यक्रम। भाग ले रहे थे संविधान के जानकार प्रोफेसर CBP श्रीवास्तव और कानूनी मामलों के जानकार आशीष पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार रवि पराशर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। चर्चा का विषय है